क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखिए, ये बोला है कि इफ द गिवन नंबर 925x85 इज डिविजिबल बाई 11 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज। यदि दी गई संख्या 925x85 भाजक 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये नंबर है 925x85 और आपको x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, जबकि ये बोल रहे हैं कि पूरा नंबर 11 से ये डिवाइड है। तो यह 11 की जो पुरानी व्यवस्था का नियम था अब आपको उससे नहीं करना है। अब आपको जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इस नंबर में पेयर बनाना है संख्याओं के। तो ये 925x85 था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको पेयर बना दिया। कैसे बना दिया, तो ये राइट हैंड साइड से बना लीजिए, ये और ये पेयर बन गए, मतलब दो दो संख्या एक एक साथ में लिख दी। अब इन दो को आप किससे डिवाइड करें, 11 से, इन दो को भी 11 से और इन दो को भी 11 से। 11 से जब आप भाग देंगे तो 11 8 88 होता है, 11 7 77 होता है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस एक और पेपर का सॉल्यूशन कराया था, उसमें आपको बताया था कि भाई अगर आप 11 से भाग दे रहे हैं तो दो तरीके से आपके शेषफल आ सकते हैं। एक तो पॉजिटिव कब, धनात्मक कब, जब आप 85 से कम बार पहाड़ा पढ़ें 11 का। 11 7 77 होता है, 77 8 85 तो प्लस का 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 11 का पहाड़ा 85 से ज़्यादा बार पढ़ लें, यानी कि 11 8 88, तो 88 जब पढ़ेंगे तो 85 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 88 हो रहा है, मतलब 85 से 3 प्लस हो रहा है। तो इस केस में माइनस का क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो माइनस का 3 यहाँ पर रिमाइंडर हुआ। इधर तो हमें केस पता नहीं है, 11 8 88 तो प्लस का कितना हुआ यहाँ पर 4 हुआ। इन दोनों रिमाइंडर्स को आप ऐड करेंगे तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 3 है, तो प्लस का कितना बचेगा 1। अब आपके पास देखिए जो नंबर बचा है वो 5x/11 है। अब आपको यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू रखना है, आपको यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे जब आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका कितना आए, 10 आए। 10 आए या फिर माइनस का 1 आए, ठीक है, या फिर माइनस का 1 आए। तो अब आप देखिए या तो 10 रिमाइंडर लाइए, क्योंकि 10 और 11 होगा, प्लस का 10 आना चाहिए, तो 10 और 11 होगा, 11 में 11 से भाग जाता है, मतलब दी गई संख्या में भी 11 से भाग जाएगा। और उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर रूप से बोला है कि 11 में संख्या से भाग जाता है, तो x का मान बताइए, ठीक है। तो या तो फिर आप क्या करें कि 10 रिमाइंडर लाएं, 10 शेषफल लाएं, या फिर आप क्या करें माइनस का 1 शेषफल लाएं। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, ऑप्शन लेने हैं। जैसे हम यहाँ पर x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये 51 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 11 5 55, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 मिलेगा, और माइनस का 3 में 11 से भाग नहीं जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 - 3 करके 8 शेषफल आएगा आपका प्लस का, तो 8 में भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे 2 लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन। तो फिर से 11 5 55, तो माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का क्या हुआ 2। तो ये भी आपका 0 नहीं हो रहा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, क्योंकि 0 में 11 से भाग जाएगा और 11 में भी 11 से भाग जाएगा। अब अगला ऑप्शन रखते हैं 53 53, तो 11 5 55, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 आपके पास ये बचा था, तो माइनस का 1 बच रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं। तो लास्ट आपका रह गया, तो वही आपका आंसर है। देखिए 54, तो 11 5 55, माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 1 है, दोनों ऐड होकर क्या देंगे, 0 देंगे। तो जब 0 रिमाइंडर आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर होगी बात। तो अब आपको ये तो स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, लेकिन आप कर सकते हैं पेपर में डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्या रखना है यहाँ पर, आप समझ गए कि हमें एक शेषफल लाना है, वो भी माइनस का, क्योंकि शेषफल यहाँ प्लस का था, तो प्लस माइनस ऐड होकर 0 देंगे। तो हमें रिमाइंडर 0 करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी ये 11 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 4 रख दिया, तो 54 हो जाएगा। 55 टाइम ये डिवाइड होता है, 11 5 55 होता है, 11 5 55 होता है, तो माइनस का 1 बचेगा। क्लियर होगी बात। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपका आंसर, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Shimla respectively. They travel at the speed of 40 km/h and 50 km/h respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 cars be together? इन्होंने बोला 2 कारें A तथा B दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः 8:30 बजे
पूर्वः तथा 9 बजे पूर्वः प्रस्थान की विक्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों एक कारें एक साथ मिलेंगी। अब कहाँ से प्रस्थान की है? दिल्ली से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो कारें हैं, कहाँ से चलना शुरू करती हैं, तो आप कहेंगे सर दिल्ली से। कहाँ से चलना शुरू करती हैं? तो आप कहेंगे सर दिल्ली से चलना प्रारंभ करती हैं। तो ये दिल्ली से चलना यानी कि दिल्ली से चलना प्रारंभ करती हैं, ए और एक बी, दोनों कहाँ? दिल्ली से चलना प्रारंभ कर रही हैं। एक की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल कितनी है? तो आप कहेंगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ट्रेनों की क्या दी है आपको? ट्रेनें ही दी हैं? नहीं, कार दी है। दोनों कारों की क्या दी है आपको? चाल दी है। अच्छा, चलने का समय क्या दिया? अगर हम समय की बात करें तो पहली तो चलती है आपकी 8:30 बजे सुबह और दूसरी चलती है 9 बजे सुबह। अब आप बताइए, ये सुबह AM पर चल रही है और ये भी सुबह 9 बजे AM पर चल रही है। तो पहले अगर जो 8:30 वाली चली है तो मिलने का समय हमें निकालना है या कितनी दूरी पर मिली है, तो सबसे पहले हमें इस समय पता लगाना होगा कि कितने समय बाद या कितने घंटे बाद वो मिली। ठीक, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके मिलने का समय जो है वो समान होना चाहिए, चलने का समय समान होना चाहिए। चलने का समय समान होगा तभी हम मिलने का समय निकाल पाएंगे। तो अगर ये 8:30 पर चली थी और ये 9 बजे, तो इसने आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? अब आपको पता है एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 8:30 पर चली, ये 9 बजे, तो आधे घंटे का अंतर है इनके बीच में। तो आधे घंटे में ये कितनी दूरी चल जाएगी? 20 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ए यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गई, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी का इनके बीच में गैप है, तब बी ने क्या हुआ? चलना प्रारंभ किया। एक कार जब कहाँ पहुँच गई? 20 किलोमीटर दूरी पर पहुँच गई, तब बी ने चलना प्रारंभ किया। तो यानी कि बी को अगर ए से मिलना है, तो ए से अगर मिलना है तो ये 20 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी कि नहीं? तो ये किस गति से तय करेंगी? जिसकी गति ज़्यादा है उसमें से हम कम गति को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये हर एक घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, जबकि ये हर एक घंटे में कितना? 50 जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो 20 किलोमीटर का फासला है ये सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड से तय होगा। तो हम कहेंगे कि सापेक्षिक गति क्या होगी? सापेक्षिक गति या सापेक्षिक चाल क्या होगी? तो 50 जिसकी चाल ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो तय की जाएगी। तो इससे हम समय निकाल सकते हैं कि वो कितने घंटे बाद मिले होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जो दूरी उनको तय करनी है, दोनों के बीच का जो फासला है बी को तय करना है, और चाल, तो चाल कितनी है? तो सापेक्षिक गति लगेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर हर एक घंटे में वो ज़्यादा निकलेगी। तो 20 किलोमीटर का फासला है, 10 से तय करेगी, मतलब 2 घंटे बाद ये कारें आपस में मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये 9 बजे यहाँ पहुँच गई थी 9 AM पर, और ये 9 AM पर यहाँ से चलना प्रारंभ की। इसने 9 बजे चलना प्रारंभ किया। अगर इसने 9 बजे चलना प्रारंभ किया और वो 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, तो 2 घंटे बाद ये मिल रही है। मतलब अगर आपसे पूछा गया होता कि मिलने का समय क्या है, तो आप कहते सर 9 और 2 11, मतलब ये 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगर ये 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगी, तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी? दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी? अब आप बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो 2 घंटे में ये जो ए है वो कितनी दूरी और तय कर लेगा? 2 घंटे में। अब आपको पता है कि ये 1 घंटे में 40 जाता है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 80। तो मतलब ए ने कितनी? 80 किलोमीटर की दूरी तय और कर ली। तो ए पहुंच गया यहाँ पर पहली वाली कार। तो 20 किलोमीटर ऑलरेडी ये चल गई थी, तो 20 और 80 हो जाएगा, ये 40 नहीं, 2 घंटे में, 1 घंटे में है 40, तो 2 घंटे में बेटा कितना हो जाएगा? ये 80। तो 2 घंटे में जो ए कार है उसने कितनी दूरी और तय की? तो 80 किलोमीटर की। तो 80 और 20 यानी कि टोटल ये दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? तो टोटल दूरी हो गई आपकी 100, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिलेंगी। और ये देखिए ये भी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बी, तो इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 के हिसाब से 2 मतलब 100 किलोमीटर तय करेगी, यानी कि ए और बी यहाँ पर मिलेंगी 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो दूरी कितनी है? तो वो दूरी आपकी आ गई 100 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। और अगर आपसे पूछा गया होता कि मिलने का समय क्या है, तो आप बोलते 9 और 2 11 बजे ये मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। तो आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आपसे केवल दूरी पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस 1045, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस 1045 का मान क्या है? वैल्यूज पता होना चाहिए केवल, तो वैल्यूज का काम है। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस 1045, इसका मान आपको बताना है कि भाई क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। साइन 30 का मान तो आप कहेंगे सर 1/2, कॉस 30 का मान तो आप कहेंगे सर √3/2, 45 का मान तो आप कहेंगे सर 1। अब देखिए एक, ये आधा और ये एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो √3/2 माइनस कितना 1/2 बचेगा, माइनस का बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो √3 माइनस 1/2, यही आपका आंसर है। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा? √3 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1/2 आपका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज आपको केवल पता होना चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस 5040 एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, इफ ए ट्रेडर गेन्स 20%, द प्रॉफिट इन रुपीज इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5040 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 40% छूट पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% का लाभ हुआ, तो उसका लाभ रुपए में बताना है कितना है। तो देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था CP अपॉन MRP का रेशियो। वहां से सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, CP निकाल लीजिए, और फिर आप क्या करिए 5040 पर 40% का डिस्काउंट देके विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लाभ तो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि CP अपॉन MRP यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका CP और MRP का रेशियो होता है। तो अगर हम बात करें कि CP तो आपके पास पता नहीं है, लेकिन MRP जरूर पता है कितना है, 5040 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट कितने का देते हैं, तो आप कहेंगे सर 40% का डिस्काउंट देते हैं। फिर भी लाभ कितने का होता है, तो लाभ यहाँ पर लिखा है 20% का, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। तो CP यहाँ से निकल आएगा आपका 5040 बटे में है अंकित मूल्य, यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 120, 60 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए CP यहाँ से क्या निकल आएगा, तो CP आपका निकलेगा यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपका निकलेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी कि 2520, जस्ट आधा हो गया। अब 2520 आपका क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर जो MRP है वो 5040 है, और इस पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 40% का, यानी कि बेचा कितने में होगा, जो भी इसका MRP उसका 40% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% आप उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, तो मतलब आप कितना 60% में उसको बेच रहे हैं, तो उसका 60% निकाल दीजिए। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौको 24 की 4 हासिल में 2 और 6 पंचे 30, यानी कि 3024। तो 3024 में आप चीज़ को बेच रहे हैं, यानी कि MRP पर जो डिस्काउंट दिया तो ये क्या आ गया, SP सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, MRP पर डिस्काउंट दिया तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस आपका 3024 है, कॉस्ट प्राइस आपका 2520 था, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट निकालना तो ईजी बात है, SP में से CP माइनस कर दीजिए, 3024 में से 2520 को माइनस कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 504 रुपए का लाभ हुआ। तो यही आपसे पूछा गया था कि कितने रुपए का लाभ हुआ, किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो यहाँ लिखा है वाई सेलिंग 18 टेबल्स फैंस फॉर ₹11,664, a man incurs a loss of 10%. How many fans should he sells for ₹17,424 to earn 10% profit? यानी कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे
17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, तो पहला केस आप देखिए कि कितने फैन बेच रहा है वो, टेबल फैंस। तो आप कहेंगे सर टेबल फैंस वो बेच रहा है 18, कितने 18 बेच रहा है कितने के, तो एसपी कितना दिया है, अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो 11,664 रुपये में बेच रहा है। और उसको हानि कितना हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस परसेंट कितना दिया है, अगर आपसे कहें तो आप कहेंगे सर 10% का लॉस हो रहा है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना है और फिर एक पंखे का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, एक पंखा खरीदा कितने में ये भी तो बताना पड़ेगा। तो देखिए एक पंखे का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो वन फैन का हम क्या निकाले ले रहे हैं, वन फैन का सीपी निकाले ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो 11,664 में 18 से भाग लगा दीजिए, 18 से भाग लगाइए तो 2 से कट रहा है, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18। अब 9 एकम 9, कितना बचेगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 2, तो ये हो गया 26, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 8, 9 इनाम 81, तो 9 इनाम 81। देखिए 9 एकम 9, कितना बचा 2, तो 26, 9 दूनी 18, कितना बचा 8, तो 9 इनाम 81, कितना बचा 5, 9 चिक 54, 2 से कट गया, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 चिंग 12, 2 चौको 8, 2 8 16, यानी कि 648 रुपये एक पंखे का क्या था, विक्रय मूल्य है। अब 648 में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब 10% का लॉस हो रहा है, तो आप जानते हैं कि 10% क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर 1/10 होता है, एक की हानि हो रही है, ये क्या हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर हम एसपी कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 9 रुपये में बेच रहे हैं, 10 वाली चीज़ को 1 में का हानि लेकर 9 में बेच रहे हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 648 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 9 7 63, 1 बचेगा, 9 दूनी 18। तो यहाँ से आप 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि एक पंखा कितने का खरीदा था। तो आप कहेंगे सर 720। एक पंखे का हमारे पास क्या निकल कर आ गया, क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि एक पंखा आप कितने में बेचें कि उसको आपको 10% का लाभ हो। तो अगर 10% का लाभ लेना चाह रहे हैं आप, अब प्रॉफिट की, लॉस की जगह पे आप प्रॉफिट चाह रहे हैं, कितने का, 10% का प्रॉफिट चाह रहे हैं। अगर आप 10% का प्रॉफिट चाह रहे हैं, मतलब ये 720 का आप 110% निकाल दीजिए, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 720 का अगर हम 110% निकाल देते हैं, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22 की 2 हासिल में 2, 11 7 77, या फिर मत काटिए, मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय बच जाएगा आपका पेपर में। ठीक है, ये 0 से 0 काटने के बाद मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या कर दीजिए, इसके बाद केवल इतना काम कर लीजिए कि 72 × 7, ये क्या आ गया आपका, एसपी आ गया एक पंखे का, एक पंखे का एसपी आ गया, जिसमें आपको 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने कितने में बेचे सारे पंखे, 17,424 में बेचे। अगर आपने 17,424 रुपये में बेचे और एक पंखे का एसपी आपके पास कितना है, 72 × 11 है, तो इसका मतलब कितने पंखे बेचे होंगे, तो नंबर ऑफ फैंस आ जाएगा, नंबर ऑफ फैंस यानी कि पंखों की संख्या आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे से 17,424 रुपये आपने कमाए टोटल, और एक पंखे की कीमत कितनी, 72 × 11 है, 11 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 11 एकम 11, कितना बचेगा 6, 64 हो जाएगा, 64 हो गया, तो 11 पंचे 55। अब 11 पंचे 55 हुआ, तो 55 में कितना जोड़े कि 9 64, 9 हो जाएगा, तो 92, 11 8 88, 4 बचेगा, 11 चौक 44। अब देखिए किससे कट रहा है, तो आप 12 से काट दीजिए, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 3 बचेगा, तो 38 हो जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, 6 से फिर कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, एक बचेगा 6 दूनी 12, यानी कि नंबर ऑफ फैंस कितने आ जाएंगे, 22। यानी कि अगर आप 22 फैंस को बेचते हैं तो आपको क्या होगा, कितने में बेचें, एक को बेच रहे हैं आप 72 × 11 का, तो कितने फैंस आपको बेचने पड़ेंगे, 22 बेचने पड़ेंगे। यानी कि 10% का लाभ लेने के लिए 17,424 रुपये में आपको कितने फैंस बेचने पड़ेंगे, तो 22। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में cos थीटा बराबर है। देखिए cos थीटा बराबर है, तो बहुत अच्छी बात यह है कि आकृति आपको बहुत शानदार दी है। आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब हो गई, ये आपका कर्ण हो गया, यानी कि हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो ये ट्रिपलेट दिए, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस आपका 5 हो जाएगा। अब कॉस थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आधार बटे में कर्ण होता है कॉस थीटा। तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार आप कहेंगे सर 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 जो है वो आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, 5/13 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर MP is a tangent to a circle with center A and NQ is a tangent to a circle with center B. If MP is equal to 15 centimeter, NQ is equal to 8 centimeter, PA is equal to 17 centimeter, BQ is equal to 10 centimeter, then AB is, बोले दी गई आकृति में MP केंद्र A वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है तथा NQ केंद्र B वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि MP बराबर 15 सेंटीमीटर, NQ 8 सेंटीमीटर, PA 17 सेंटीमीटर तथा BQ 10 सेंटीमीटर हो तो AB की किसके बराबर है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप किस तरीके से, इन्होंने बोला है कि MP जो है A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है और इसका केंद्र क्या है, A है। आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पर कि आपको गिवन क्या क्या है। तो आपको इन्होंने ये बोल दिया कि ये स्पर्श रेखा होगी, फिर उन्होंने बोला NQ केंद्र B वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। इन्होंने बोला MP 15 है, तो ये आपके पास कितना दिया, 15 cm सेंटीमीटर दिया है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री। NQ की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ पर NQ आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 cm। फिर PA यानी कि ये आपको कितना दिया है, 17 cm दिया है, और BQ कितना दिया है, तो BQ आपको 10 cm दिया है। अब आपको बस केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या को मिलाने, या स्पर्श रेखा यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो हम लंब डालते हैं वो क्या होता है, लंबी होता है, ये 90 डिग्री का होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये APM आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार BQNB आपका क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें अगर हम बात करें APM में तो इसका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण 17 होगा, इसका लंब आप 15 मान सकते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा आपको पता है, 17, 15 और कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो आप कहेंगे सर 8, तो ये 8 हो जाएगा, 8 cm, यानी कि इस वाले वृत्त की आपको त्रिज्या मिल गई, AM मिल गई 8 cm, 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ट्राइंगल में अगर बात करें हम BNQ में, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने की भुजा आपको पता है हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, तो ये 10 है, तो ये 8 है, तो ये आधार कितना हो जाएगा, 6 cm हो जाएगा। और NQ क्या है, ये छोटे वाले वृत्त की जिसका केंद्र B है उसकी त्रिज्या है। तो देखिए हमने AM निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, BN निकाल लिया, मतलब दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकाल ली। और आपसे पूछा क्या गया है, AB, तो आप बताइए AB कितना सिंपल है। AB दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, यानी कि केंद्र A से केंद्र B तक के बीच की दूरी क्या है, AB है। तो AB क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या ये वाली और इस वृत्त की त्रिज्या ये वाली, दोनों त्रिज्याओं का योग है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर है। एक त्रिज्या आपकी 8 थी, एक आपकी 6 थी, तो कितना हो जाएगा बेटा, 14 सेंटीमीटर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन B में दिया है, ऑप्शन B आपका आंसर। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।